सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है YET के एडिटोरियल क्लास में। आज सुबह के सेकंड एडिटोरियल से हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। द फॉरेन हैंड इसका टाइटल है। ये एडिटोरियल बेस्ड है बाहर से आकर के कुछ NGOs इंडिया में धर्म परिवर्तन करवाते हैं, रिलीजियस कन्वर्जेंस करवाते हैं। उन कन्वर्जेंस के ऊपर सरकार ने क्या सख्त कदम उठाए हैं। आगे बढ़ने से पहले देखो, आप SSC और बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी और ग्रामर तीनों चीज़ों को दुरुस्त करना होता है और आप मेरे साथ यही करते हो इन वीडियोस के जरिए। ऐसे ही मैं इन वीडियोस को डिज़ाइन करता हूँ। अब एक काम आप करेंगे, पूरे फोकस के साथ जब वीडियो को आप देखेंगे ना, लास्ट के अंदर ये वाला क्विज इन्हीं तीनों चीज़ों के ऊपर बेस्ड होगा। ये वाला क्विज आप खुद से सॉल्व करेंगे, है ना। इसमें 2 क्वेश्चन हैं। पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताना है चारों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है इस पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में। दूसरे वाले क्वेश्चन में थोड़ा इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है, नए टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है अगर इस स्टेटमेंट को मैं ब्रेक कर दूं 3 पार्ट्स में, तो ये तीनों पार्ट्स में से कौन सा पार्ट होगा जो स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करता है। समझ गए ना, जो स्टेटमेंट के खिलाफ जाता है इसके जैसा उसका इन्फ्रेंस आप नहीं निकाल सकते। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। लास्ट में मैं खुद भी सॉल्व करवाऊंगा, पहले आप कोशिश करेंगे। चलिए आइए कुछ नया मीनिंगफुल सीखते हैं। कह रहे द फॉरेन हैंड, हैंड मतलब हाथ, फॉरेन मतलब आपके बाहर का हो, है ना, जो विलायती हो, जो बाहर से किसी दूसरी कंट्री का हो। तो कह रहे किसी दूसरी कंट्री का हाथ जो है, जो किसी दूसरी कंट्री का इंटरवेंशन जो है हमारी कंट्री के अंदर हो रहा है। अब देखो ये किस पे लिखा हुआ है ना, फॉरेन हैंड हम किसकी बात कर रहे हैं। कह रहा है ऑन FCRA अमेंडमेंट्स। तो FCRA नाम के एक्ट में जो सुधार, जो अमेंडमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर इस एडिटोरियल में हम जो है डिस्कशन करेंगे। तो बाहर से आने वाली NGOs का जो भी हैंड है हमारे देश के कामकाज में, उस हैंड को हम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करेंगे, उनको ज़्यादा कुछ करने अपनी कंट्री में देंगे नहीं। चलिए इसके टाइटल पैराग्राफ से देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है NGOs फिल इन फॉर द स्टेट रेगुलेशंस शुड नॉट स्टिफल देयर फंक्शनिंग। कह रहा है जो NGOs है ना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो फिल इन करती हैं, वो खाली जगह भरती हैं। और किसके लिए? स्टेट के लिए। जहाँ जहाँ हमारी सरकार नहीं पहुँच पा रही, जो जो काम हमारी सरकार नहीं कर पा रही, वो काम करते हैं NGOs। तो उसकी जगह लेते हैं, फिल इन करते हैं, है ना। और जो रेगुलेशंस हैं, जो नियम कायदे हैं हम जो बना रहे हैं, इन रेगुलेशंस को नहीं करना चाहिए स्टिफल, इन रेगुलेशन को नहीं घोटना चाहिए गला, इनकी फंक्शनिंग का, इनके कामकाज का। समझ गए इसके सेंटेंस को क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है NGOs जो हैं, जहां जहां हमारी सरकार जो है नाकामयाब रहती है, वहां वहां आकर के वो काम करते हैं, है ना, फिल इन करते हैं, सरकार की जगह को भरते हैं। और इसलिए हमें ऐसे रेगुलेशन नहीं बनाने चाहिए जो इन NGOs की फंक्शनिंग का गला घोट दे, इनको स्टिफल कर दे। सेंटेंस पे देखने वाली चीज, 2 वर्ड्स आए हैं, पहले मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। फिल इन एक फ्रेजल वर्ब है। देखो बनी कैसे है। फिल मतलब भरना, इन मतलब अंदर। अगर कोई जगह खाली रह गई है तो वहां पे अगर आप अंदर जाकर के उस जगह को भरेंगे तो आप फिल इन करेंगे। जनरली इसका मतलब क्या होता है, किसी दूसरे के काम की भरपाई करना। जैसे कोई दूसरा बंदा काम कर रहा है, उसकी कुछ कमियां रह गई तो आप फिल इन करेंगे ना, तो उन कमियों को दूर कर देंगे, आप रिप्लेस कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, है ना। तो ये काम हमारे देश के NGOs हमारी सरकार के लिए करते हैं। जहां जहां सरकारें नहीं पहुंच पाती वहां जाकर के देश की सेवा करते हैं लोगों की। अच्छा, स्टिफल का मतलब होता है गला घोटना। गला घोटने के बहुत सारे सिनोनिम अपने पास हैं। साइलेंस करना किसी की आवाज को, गैग मतलब कपड़ा ठूंस देना, स्मोदर मतलब गला दबा देना, स्ट्रेंगुलेट मतलब गला घोंट देना, सफोकेट का मतलब यही होता है सांस किसी की बंद कर देना, स्ट्रेंगल का मतलब यही होता है रस्सी वस्सी लेके किसी गले को एकदम रेत देना। तो ये सब के सब स्टिफल के गला घोटने के सिनोनिम्स हैं। देखो सब्जेक्ट था आपका NGO, वर्ब थी पिंक में फिल इन, सब्जेक्ट ग्रीन में, वर्ब पिंक कलर में, येलो कलर में स्पेशल वर्ड्स जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचता हूं। तो आप ये सब्जेक्ट वर्ब वाला पूरे एडिटोरियल में मेरे को आप फॉलो करेंगे। जैसे जैसे आप सब्जेक्ट खुद पकड़ने लग जाएंगे, वैसे वैसे आपका एक दर्जा नहीं कई दर्जा आपका इंग्लिश का जो है ना अंडरस्टैंडिंग ऊपर आएगा। सब्जेक्ट वर्ब को मार्क किया हुआ है, इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, अच्छे से इसको फॉलो करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समरी मैं आपको दे देता हूँ। सरकार ने क्या किया, कुछ NGOs हैं अमेरिका के जो कि क्रिश्चियनिटी को इंडिया के अंदर प्रोपोगेट करते हैं, है ना। ऐसा सरकार का कहना है कि वो क्रिश्चियन रिलीजन को इंडिया में फैला रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास लॉज हैं, किसी बाहर के रिलीजन को इंडिया में आप प्रोपोगेट नहीं कर सकते हो।
कर सकते हो, लेकिन पैसा देकर के लोगों को धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते हो। फिर भी सरकार ने क्या किया, इस क्रिश्चियन जो मिशन था इसको 2017 में बैन कर दिया, है ना। उसके बाद अब 2020 में सरकार कुछ नए लॉज ला रही है, कुछ और एनजीओ को जिनसे बाहर से पैसा आता है उनको सरकार करेगी रिस्ट्रिक्ट। अपना एडिटोरियल क्या करे, करे दो बातें। पहली चीज, आपके पास लॉज हैं धर्म परिवर्तन करवाने के, इसलिए किसी बाहर से पैसा आने वाली एनजीओज को रोकने का कोई आपके पास रैशनल नहीं है। बाहर से पैसा आता है तो लोगों की सेवा के लिए भी आ सकता है। दूसरी चीज कह रहे, आपने 2017 के अंदर बाहर से पैसा उठाया था, आपने और कांग्रेस ने मिलके, और 2017 में आपने गुपचुप तरीके से दोनों ने मिल करके एक बिल पास करवा लिया ताकि वो बाहर से आया हुआ पैसा आपको अपराधी ना बनाए। तो कह रहे उस समय कहाँ गया था बाहर का पैसा, जब 2017 में आप दोनों चोर चोर मुसेरी भाई बनके बाहर के पैसे को हजम कर गए। तो कह रहे वो भी बाहर का ही पैसा था, जब 2017 के इतने सारे पैसे को आपने एक साथ एक लॉ बना करके अपनी जेब में ठूस लिया। तो कह रहे जब आप वो कर सकते हो, अगर कोई एनजीओ कुछ अच्छे काम के लिए बाहर से पैसा ला रहा है तो उसके ऊपर आप गलत निगाह से क्यों नजर डालते हो। तो बस यही कह रहा है, हर एनजीओ हमारी कंट्री के अंदर गलत काम करने नहीं आया। कुछ एनजीओ ऐसे भी हैं जो सेवा करते हैं, ऐसा ना करें आप सबको एक ही तराजू में तोलें। जो गलत काम करते हैं उनको सजा दो बेशक, पर जो सही काम करते हैं उनका गला मत रेतो। समझ गए आप, देसी भाषा में बता दिया मैंने आपको, है ना, समरी है इसकी। अब शुरू करने वाले हैं, ये जो आपने सीखा है मेरे साथ समरी को, इसको अपने डिटेल में देखेंगे। आज की टोन है वार्निंग, सरकार को वार्न कर रहा है कि बहुत खराब कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर आप सब एनजीओज को इसी तरीके से ट्रीट करेंगे, है ना। समरी को आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में जो मैंने आपको बताई है। आगे बढ़ने से पहले आज का अपना क्विज देख लें आप, है ना। इस क्विज को आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप फॉलो करेंगे पूरे एडिटोरियल मेरे साथ, ताकि आप लास्ट में खुद भी जो है ना बता सकें कौन सा आंसर अपना कौन से क्वेश्चन का है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए कह रहा अमेंडमेंट्स टू द FCRA ड्राफ्टेड विदाउट कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर्स एंड पास्ड विद लिमिटेड डिस्कशन इन पार्लियामेंट फर्दर क्लिप द विंग्स ऑफ इंडियाज बैटर्ड सिविल सोसाइटी। कह रहे जो अमेंडमेंट्स आए हैं, अमेंडमेंट 2, अच्छा किस में आए हैं, FCRA, ये एक एक्ट का नाम है, एक कानून का नाम है। कह रहे जो FCRA नाम के कानून में जो अमेंडमेंट्स आए हैं, जो सुधार आए हैं, और वो कानून में वो वाले अमेंडमेंट्स जिनको ड्राफ्ट किया गया है बिना बातचीत किए, जिनको बनाया गया है, लिखा गया है बिना कंसल्टेशन किए, और किसके साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, हिस्सेदारी वाले लोगों के साथ, जिनकी भागीदारी है FCRA के अंदर, है ना। और कह रहे जिनको पास किया गया है बहुत ही कम बातचीत के बाद इन पार्लियामेंट के अंदर। कह रहे ये जो अमेंडमेंट्स है ना FCRA में, ये और आगे फर्दर और आगे क्लिप करते हैं विंग्स को, और आगे नकेल कसते हैं इंडिया की सिविल सोसाइटी पे, जो कि बैटर्ड है, जो कि पहले से ही चोट खाई हुई है, जो कि पहले से ही बड़ी कमजोर है। समझ गए, सेंटेंस को रिपीट कर दूं, जो सुधार FCA में आए हैं, जिनको ड्राफ्ट किया गया है बिना बातचीत के, लिखा गया है बिना बातचीत के, स्टेक होल्डर्स के साथ, हिस्सेदारों के साथ, और जिनको पास किया गया है बिल्कुल कम बातचीत के साथ पार्लियामेंट में, ज़्यादा इन पर डिस्कशन हुई भी नहीं है। कह रहे ये और ज़्यादा नकेल कसेंगे, क्लिप द विंग करेंगे इंडिया की सिविल सोसाइटी का, जो कि बैटर्ड है, जो कि चोट खाई हुई है, पहले से ही बड़ी कमजोर है। आ जाओ सेंटेंस पे अब देखने वाली चीज़ों पे। अमेंडमेंट की वर्ब है क्लिप। देखो ये दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है इस पूरे सेंटेंस के। जिसको अमेंडमेंट और क्लिप का पार्ट ऑफ स्पीच नहीं पता लगा, इनका रोल नहीं पता लगा इस सेंटेंस में क्या रोल है, वो आदमी इस सेंटेंस को पढ़ ही नहीं सकता। शर्त लगा लो आप मुझसे, अगर आपको पता ना लगे ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपकी वर्ब है। अब ये आपको पता कैसे लगेगा, आप फॉलो करो। मैंने ग्रीन में दिया है ना आपको, ये पिंक में दिया, धीरे धीरे आप भी जो है इसको फॉलो करने लगेंगे, आपको पता लगने लगेगा कहाँ पे सब्जेक्ट कहाँ पे वर्ब। तो ये सब्जेक्ट वर्ब आपने देख लिया। अमेंडमेंट के बाद हमेशा टू आता है, अमेंडमेंट टू द एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। अमेंडमेंट के बाद में इन नाम का प्रेपोजिशन कभी भी ना लगाएं। ड्राफ्टेड और पास्ट दोनों एडजेक्टिव्स हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है। स्टेक होल्डर, देखो स्टेक वर्ड है, इसका शाम को पोस्टमार्टम मिलेगा आपको खबरी पे, ऑडियो मैंने रिकॉर्ड करके डाल दी है, शाम को पब्लिक करूंगा। स्टेक वर्ड के 3 मीनिंग होते हैं, एक लकड़ी की बड़ी सी जो है ना छड़, एक बड़ा सा हिस्सा किसी भी चीज का, या किसी चीज पे शर्त लगाना, बेट लगाना, है ना। तो यहाँ पे हम स्टेक मतलब हिस्से की बात कर रहे हैं। तो स्टेक होल्डर वो हुए जो हिस्सेदार होते हैं, आपके साथ पार्टनरशिप में होते हैं स्टेक होल्डर्स, ठीक है ना। क्लिप द विंग एक इडियम है, इसका मतलब होता है किसी पे नकेल कसना। अगर आप तितली पकड़ो और उसके विंग्स को पकड़ के क्लिप लगा दो उनके ऊपर, वो तितली को आप उड़ने नहीं दोगे आप, है ना, उसके विंग्स आपने बांध दिए। तो हर वो चीज को जिसको आप स्वतंत्र नहीं रहने देते हैं, आजाद नहीं रहने देते हैं, नकेल कसते हैं, तब क्लिप द विंग नाम की इडियम को उस पर यूज कर लेते हैं। बैटर्ड भी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है डैमेज्ड हो, थका हो, हारा हो, बीटन हो, मार खाया हो, चोट खाया हो, उसको कहते हैं बैटर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिविल सोसाइटी का मतलब क्या होता है,
आप और हम जो कि सरकार के कामों की समीक्षा करते हैं, हम कहलाते हैं सिविल सोसाइटी, है ना। कर न्यू रेगुलेशंस पुट onerous conditions on civil society organizations and educational and research institutions that have partnerships including of a financial nature with foreign entities। कह रहे नए जो रूल्स आए हैं, नए जो रेगुलेशंस आए हैं, वो पुट करते हैं। अच्छा भाई, क्या रखते हैं वो, क्या पुट करते हैं? वो पुट करते हैं ऐसी कंडीशंस को जो है बड़ी ऑनरस। अब ऑनरस का मतलब क्या होता है? ऑनस मतलब बोझ, ऑनस मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनरस मतलब बोझिल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला। तो नए रेगुलेशन से बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली कंडीशंस को, शर्तों को पुट करते हैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, है ना, एनजीओस के ऊपर, और एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के ऊपर। अच्छा, कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी पार्टनरशिप है, जिनकी भागीदारी है, हिस्सेदारी है, जिसमें शामिल है फाइनेंशियल नेचर की भी, है ना, पैसे की भी शामिल है, और किसके साथ? फॉरेन एंटिटीज के साथ, विदेशी ताकतों के साथ। तो अभी नए रेगुलेशन जो है ऐसे सब सिविल ऑर्गेनाइजेशंस पे और कॉलेज और स्कूलों पे, फाइनेंशियल एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूशन पे बहुत सारी नकेल कसेंगे, कंडीशंस को रखेंगे, और ये उन खास इंस्टीट्यूशंस पे होगा जिनकी फॉरेन एंटिटीज के साथ कोई भी भागीदारी या पार्टनरशिप है, जिसमें शामिल है फाइनेंशियल नेचर की भी, जहाँ पे पैसे की बात भी हो रही है। समझ गए सेंटेंस को, है ना। तो अगर आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से अभी आपका स्कूल या कॉलेज है, कोई भी पार्टनरशिप रखता है, तो अब सरकार जो है आपके ऊपर बहुत बड़ी नकेल कसने वाली है। सब्जेक्ट वो आप पकड़ रहे हैं। ऑनरस नाम का एडजेक्टिव मैंने आपको खबरी पे ऑनर्स नाम की रूट वर्ड के साथ करवाया था। ऑनर्स मतलब बोझ या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनरस मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा हुआ या बोझिल। इसके लिए आप हैवी और बर्डनसम नाम का वर्ड भी यूज कर सकते हैं बोझिल नाम के एडजेक्टिव के लिए। खबरी अगर फॉलो कर रहे हो ना, तो आपकी वोकैबुलरी बहुत बढ़िया हो जाएगी। सारे के सारे रूट वर्ड्स अच्छे अच्छे मैं आपको करवा रहा हूँ वहां पे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा पेशेंस ओवरहैम रैशनैलिटी इन कॉन्वर्सेशंस ऑन फॉरेन इन्फ्लुएंसेस एंड इट कुड वेल बी ट्रू दैट अ पोर्शन ऑफ सच फॉरेन असिस्टेंस मे बी रीचिंग द रॉन्ग हैंड्स। अब कह रहा बात सही है सरकार की। जो पैशंस है ना, जो हमारे इमोशंस हैं, वो कई बार और हम कर जाते हैं रैशनैलिटी को। रैशनैलिटी होती है किसी चीज़ के पीछे का लॉजिक, है ना। रैशनैलिटी, रैशनल कितनी वो चीज़ है, लॉजिकल कितनी वो चीज़ है। कभी कभी हमारा पैशन, हमारी भावनाएं लॉजिक को ओवरहैम कर जाती हैं, लॉजिक को डोमिनेट कर देती हैं, है ना। भावनाएं लॉजिक से ज़्यादा हो जाती हैं। और कब? जब कॉन्वर्सेशन होती है, बातचीत होती है। कॉन्वर्सेशन मतलब बातचीत फॉरेन इन्फ्लुएंसेस की, विदेशी ताकतों के प्रभाव की। तो कभी कभी हमारी भावनाएं हमारे लॉजिक से आगे आ जाती हैं। और कह रहे ये कुड वेल बी, ये बड़े अच्छे से हो सकता है। और क्या? ट्रू, सही। दैट वो ये कि एक जो हिस्सा है, एक पोर्शन है ऐसी फॉरेन असिस्टेंस का, ऐसे विदेशी पैसे का, मे बी रीचिंग, हो सकता है वो रीच कर रहा हो रॉन्ग हैंड्स में, गलत हाथों में। तो उसे दोनों ही बातें बोलती है ना। कह रहे हमारे पैशन जो है रैशनैलिटी से बढ़ जाते हैं, हम सही चीज़ों को कई बार देख नहीं पाते अपनी भावनाओं में अंधे होकर के। और ये बात भी सच है कि कभी कभी बहुत बड़ा एक पोर्शन जो है इन पैसों का गलत हाथों में हमारे देश के अंदर आता भी होगा। समझ गए सेंटेंस को। सब्जेक्ट वर्ब पकड़ रहे हो तो बहुत ईजी आपकी लाइफ, है ना। पैशन की वर्ब ओवरहैम, इट की वर्ब कुड वेल बी, पोर्शन की वर्ब मे बी रीचिंग। ओवरहैम वर्ड बहुत बार आया है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज का बहुतायत में होना, है ना, एक्सेस में होना, है ना। टू डोमिनेट या ओवर पावर करना किसी दूसरी चीज को, तो आप ओवरहैंड होते हो, आप जो है उस चीज को ज्यादा रखते हो, है ना। मे बी रीचिंग कंटिन्यूस मॉडल टेंस है। ये आपने मॉडल वर्ब्स की वीडियो मेरे साथ देखा है। कभी कभी मॉडल के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो हम बीच में बी को फिट करते हैं ताकि हम कंटिन्यूस टेंसेस को बना पाए। ही शुड बी कमिंग हेयर टुमारो, कल वो यहाँ पे आ रहा होगा, या कल वो यहाँ पे आना चाहिए, है ना। ही शुड बी कमिंग हेयर टुमारो, तो आ रहा होना चाहिए, है ना, कल की बात हो रही है, ये काम कल कंटिन्यूस टेंस में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा इन पार्लियामेंट द बी, ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, अगर यहाँ पे बी की जगह कुछ और हो, बीइंग हो, मान लो बीइंग हो, आपको पता नहीं लगेगा सही है गलत है। ही शुड बीइंग कमिंग हेयर टुमारो। अब ये बीइंग क्यों नहीं आता यहाँ पे, ये आपको मॉडल वर्ब की वीडियो में देख करके पता चला होगा कि शुड के बाद में, कुड के बाद में, वुड के बाद में हमेशा बेयर इन्फिनिटिव आता है। बी फैमिली का बेयर इन्फिनिटिव बी है, तो यहाँ पे बीइंग, इज, वाज, वर कुछ नहीं आ सकता, सिर्फ और सिर्फ बी ही आएगा। तो इन चीजों से आपको ग्रामर रूल्स है ना आपके और अच्छे बनते हैं। करें इन पार्लियामेंट द बीजेपी alleged that foreign money was being used for religious conversions। कह रहे पार्लियामेंट में बीजेपी ने ऐसा अलेज किया, ऐसा बीजेपी ने आरोप लगाया कि विदेशी पैसा, फॉरेन मनी जो है, उसको यूज किया जा रहा था पास्ट कंटिन्यूअस
पैसिव वॉइस में, जिसको यूज किया जा रहा था वॉज बीइंग यूज्ड रिलीजियस कन्वर्जेंस के लिए, धार्मिक धर्म परिवर्तन के लिए, है ना। तो बीजेपी का पार्लियामेंट में ऐसा आरोप था विदेशी पैसों पे। सेंटेंस सिंपल है, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे इन 2017 द गवर्नमेंट बार्ड अमेरिकन क्रिश्चियन चैरिटी कंपैशन इंटरनेशनल अक्यूजिंग इट ऑफ सपोर्टिंग कन्वर्जेंस। अब 2017 में कुछ हुआ है, सरकार ने बैन लगा दिया, बाहर कर दिया अमेरिकन क्रिश्चियन चैरिटी को, जिसका नाम क्या है, कंपैशन इंटरनेशनल। तो एक संस्था का नाम है ना अमेरिका की। तो 2017 में इस पे हम बार लगा चुके हैं। और किस लिए, क्यों लगाया, अक्यूज करते हुए, इसको आरोप लगाते हुए इस पे सपोर्ट करने का, कन्वर्जेंस को, धार्मिक परिवर्तनों को सपोर्ट करने का, ठीक है ना। तो 2017 में इसके ऊपर हम आरोप लगा के इसको बंद कर चुके हैं। अब देखो इस सेंटेंस में देखने वाली दो चीजें हैं। पहली चीज मैं आपसे पूछता हूं, ये अक्यूजिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहां पे क्या काम कर रही है? अपने मन में सोचो, मुझे सुन जाएगा, जो जिसको सब सही पता होगा मैं सुन लूंगा, है ना। चलो, सही पता होना चाहिए, नहीं पता तो सुन लो। यहाँ पे अक्यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। भाई जब सरकार बार कर रही थी, जब सरकार ने बार किया इस संस्था को, उसी वक्त, उसी मोमेंट पे सरकार इसको अक्यूज भी कर रही थी। समझ गए ना, दो काम साइमल्टेनियसली हो रहे थे। फर्स्ट वाले काम को हमने बना दिया मेन वर्ब, दूसरे वाले काम को बना दिया कॉमा लगा के वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो देखो ऐसे बनाया, यहाँ पे अक्यूजिंग है ना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग के आया। अब देखो आपसे एक छोटा सा फिक्स्ड प्रीपोजिशन का मैं जो है ना छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। आप मुझे एक चीज बताओ, अक्यूज के बाद में ऑफ आता है, आपको मालूम है ना। अक्यूज के बाद में हमेशा ऑफ लगाएंगे। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, उसको चोरी का जो है उस पर आरोप लगा, है ना। अक्यूज के बाद में ऑफ आता है, पर आरोप लगाने और आरोप को सिद्ध करने या किसी को बरी करने से रिलेटेड चार वर्ड्स और भी हैं अपने पास, चार्ज, एक्सोनरेट, एब्सॉल्व और विंडिकेट। इनके बाद में कौन सा फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है? सब एक साथ में लेंगे ताकि दिमाग के एक कोने में एक साथ रहें, एक दूसरे से मिलते जुलते वर्ड्स हैं। चलो सोचना जरूर पहले, और अब चेक करना आपको कितने याद हैं। चार्ज के साथ में आता है विद। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर एंड ही वॉज चार्ज विद मर्डर, है ना। तो यहाँ पे अक्यूज का मतलब है किसी पे आरोप लगाना, चार्ज का मतलब है आरोप लगाने जैसे होता है, पर ये जो है ना एक तरह से प्रूव ही हो गए, है ना। चार्ज लगने का मतलब है प्रूव ही हो गया। एक्सोनरेट का मतलब होता है किसी को बाइज्जत बरी कर देना। तो एक्सोनरेट के बाद में फ्रॉम, एब्सोल्व का मतलब भी होता है किसी को बाइज्जत बरी कर देना, इसके बाद में ऑफ, विंडिकेट का मतलब भी होता है किसी को बाइज्जत बरी कर देना, इसके बाद में नो प्रीपोजिशन। ठीक है, समझ गए। तो एक्सोनरेट, एब्सोल्व, विंडिकेट तीनों सिनोनिम है। इसके बाद फ्रॉम आता है, एब्सोल्व के बाद ऑफ आता है, चार्ज के बाद में विद आता है, अक्यूज के बाद में ऑफ आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे द डिबेट ऑन रिलीजियस प्रोपोगेशन एंड कन्वर्जेंस मस्ट बी डिलिंक्ड फ्रॉम द क्वेश्चन ऑफ फॉरेन फंडिंग। कह रहे जो बहस है रिलीजियस प्रोपोगेशन पे, धार्मिक एडवर्टाइजमेंट पे। प्रोपोगेशन आप जानते हैं ना, प्रोपोगेंडा करते हैं आप, एडवर्टीजमेंट करते हैं, अपने माल को बेचने की कोशिश करते हैं झूठ सच बोल के। तो जो डिबेट है ना, धर्मांतरण की जो प्रोपोगेशन है, जो एडवर्टीजमेंट है, और जो कन्वर्जन है, जो धर्मांतरण है ना, किसी का रिलीजन जो है बदलने का है, कह रहे इसको मस्ट बी डिलिंक्ड, इसको डिलिंक किया जाना चाहिए, इसको अलग किया जाना चाहिए उस सवाल से, क्वेश्चन से जो है फॉरेन फंडिंग का, पैसे की फॉरेन फंडिंग का। तो कह रहे दो चीजें अलग अलग हैं, पैसा बाहर से आना और लोगों का रिलीजन कन्वर्ट करवाना दो अलग अलग चीजें हैं। इन दोनों को एक साथ जोड़ करके ना रखा जाए। समझ गए सेंटेंस को? प्रोपोगेशन वर्ड को नोट कर लेना, एक नाउन है, एडवर्टीजमेंट को बोलते हैं। कह रहे देयर आर एडिक्वेट लॉज अगेंस्ट कन्वर्जन बाय इंड्यूसमेंट एंड द राइट एंड रॉन्ग ऑफ इट कैन नॉट बी डिसाइडेड अगेंस्ट द टचस्टोन ऑफ द सोर्स ऑफ फंड्स, नेटिव और फॉरेन। कह रहे देयर आर एडिक्वेट लॉज, बहुत सारे एडिक्वेट लॉज हैं हमारे पास। देयर आर एडिक्वेट लॉज, बहुत सारे एडिक्वेट, ये जो है ना पर्याप्त हमारे पास कानून है। और किसके खिलाफ भाई? अगेंस्ट लगा के बताएगा, कन्वर्जेंस के खिलाफ। और कैसे कन्वर्जन? बाय इंड्यूसमेंट, पैसा दे करके। इंड्यूसमेंट का मतलब क्या है? आप किसी को एनकरेज करो, पैसा दो, स्टिमुलस दो, है ना। तो ऐसा जो कन्वर्जन है, धार्मिक कन्वर्जन, पैसा देके, उसके खिलाफ हमारे पास बहुत सारे लॉस ऑलरेडी हैं। और कह रहे जो सही और गलत जो है ना, इसका द राइट ऑफ रॉन्ग ऑफ इट, है ना, जो भी सही और गलत है उसको पैसिव वॉइस में डिसाइड नहीं किया जा सकता। और किसके खिलाफ? किसके सामने? उस टचस्टोन के सामने, उस क्राइटेरिया के सामने जो कि है सोर्स ऑफ फंड्स का, पैसे कहां से आए, चाहे वो नेटिव हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो फॉरेन हो, बाहर से आने वाले हो।
समझे सेंटेंस को? तो कह रहा है ऐसे पैसों को आप सीधे सीधे धर्म से ना जोड़ें, धर्म परिवर्तन के लिए हमारे पास लॉज अलग से हैं जिसमें पैसा देकर के किसी को धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। और कह रहा है सही और गलत सिर्फ इस क्राइटेरिया पे आप नहीं देखेंगे कि पैसा इंडिया का है या बाहर का। हो सकता है इंडिया की कोई एनजीओ अपना घर का पैसा लगा के इंडिया का धर्म परिवर्तन करवा रही हो सकता है बाहर का कोई एनजीओ बाहर से पैसा ला करके इंडिया में सेवा कर रहा हो। समझ गए सेंटेंस को? अब वर्ड देखने वाले कौन से हैं? इंड्यूसमेंट, किसी को पैसा दे करके कोई काम करवाना, इंसेंटिव देके, स्टिमुलस देके, एनकरेजमेंट दे करके किसी को कोई जो ना आप काम करवाते हैं, इंड्यूसमेंट होती है वो। टच स्टोन, देखो ये टच स्टोन क्या होता है मैं आपको इसकी कहानी बता देता हूँ। इसका मतलब होता है क्राइटेरियन, है ना, किसी चीज़ का मापदंड। टच स्टोन जो है जनरली सुनार यूज़ करते हैं, जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता देना। सुनार क्या करते हैं, एक स्टोन होता है उनके पास, उस पर कोई भी मेटल को टच करवाएंगे, मतलब घिसेंगे, और घिस के वो स्पेशल टाइप ऑफ स्टोन होता है, उसको घिस के वो बता देंगे कि ये मेटल कितनी शुद्ध है, वास्तव में चांदी या सोने या प्लेटिनम की बनी हुई या नहीं बनी हुई। तो वो टच स्टोन जो है ना उनका क्राइटेरियन होता है, वो सब चीज़ों को बता देता है ना, पूरा मापदंड दे देता है उनको। तो वहीं से हमने टच स्टोन नाम का वर्ड उठा लिया। अब जहां जहां आप टच स्टोन रखेंगे वहां मतलब हो जाएगा किसी चीज़ का क्या मापदंड है ना, क्या यार्ड स्टिक है, क्या जो है क्राइटेरियन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Some of the restrictions appear well-meaning but could impact NGOs besides showing up India to be over-regulated। करेक्ट, कुछ एक जो पाबंदियां हमने लगाई हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो दिखाई देते हैं बिल्कुल अच्छे, वेल मीनिंग, देखने में बड़ा अच्छा ही उनका मतलब है, उनका बड़ा सार्थक मतलब है, लेकिन यही इम्पैक्ट भी कर सकते हैं एनजीओस को, साथ ही साथ दिखाने के, शो ऑफ करने के इंडिया को ओवर रेगुलेटेड, है ना। दुनिया भर में इंडिया ऐसा दिखेगा कि बहुत ही ओवर रेगुलेटेड कंट्री है, और कई एनजीओस को ये इंपैक्ट भी करने वाला है। समझ गए सेंटेंस को? तो दोनों तरफ से हो सकता है, आपके हो सकता है अच्छा मीनिंग हो, लेकिन दुनिया भर के कई एनजीओ जो हैं इससे आपकी क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं। सेंटेंस में देखने वाला कुछ है नहीं। सम की वर्ब है अपीयर्स, और दूसरी वर्ब है अपीयर्स, दूसरी वर्ब है बट के बाद कुड इम्पैक्ट, है ना। बिसाइड्स एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है साथ ही साथ, एडिशनली या साथ ही साथ। इसके पीछे अगर आपने एस निकाल दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। बिसाइड्स ही सही होता है, बिसाइड का मतलब होता है मेरी बाजू में, है ना, बिसाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट हैज सेड the new law was incompatible with international obligations and India's own constitutional provisions on rights। कह रहे इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट है ना, ये कमीशन है ना, एक संस्था का नाम है, इसने ऐसा कह दिया है, हैज सेड, कि जो नया लॉ है वो इनकम्पैटिबल है, बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी हिसाब से नहीं है, इनकम्पैटिबल है। अच्छा किसके साथ भाई? विद लगा के बताएगा, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस के साथ, जो अपनी अंतरराष्ट्रीय जो अपने कर्तव्य हैं उनके साथ, और जो इंडिया के खुद की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, इंडिया की खुद की संवैधानिक नियम है राइट्स के ऊपर, हकों के ऊपर, उनके साथ भी। तो इस संस्था ने कह दिया है कि दोनों तरीके से नए वाले रूल्स कंसिस्टेंट नहीं है, कंपैटिबल नहीं है, दोनों तरीके से ही इन दोनों चीज़ों को ये ऑफेंड करते हैं। सेंटेंस में देखने वाली चीज़, ऑब्लिगेशन मतलब आपका कोई काम करने की मजबूरी हो, कोई कर्तव्य हो, कोई ड्यूटी हो, कोई फर्ज हो, ऑब्लिगेशन कहलाता है। ऑन नाम का एडजेक्टिव हमेशा अपने पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव नाउन लेगा। तो यहाँ पे इंडियाज ओन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लिखा है, ये इंडियाज नहीं लिखते तो इस ऑन को आप यूज नहीं कर सकते, है ना। रमेश का, मेरा, तुम्हारा, जिसका भी तुम्हें खुद का लगाना है ना, उसके पहले उसका नाम लिखना पड़ेगा या उसको एडजेक्टिव फॉर्म में, पॉजेसिव फॉर्म में डालना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं आपको। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, हम कॉन्स्टिट्यूशनली सभी रिलीजन्स को रिस्पेक्ट देते हैं, है ना, देना भी चाहिए। यहाँ पे ऐसी कंट्रीज में अगर कुछ भी घटना हो जाए तो ये सारी कमीशंस खड़ी हो जाती हैं। पर अगर आप किसी ऐसी कंट्री की बात करो जहाँ पे स्टेट रिलीजन उनका खुद का हो, जहाँ पे माइनॉरिटीज़ को प्रोसिक्यूट किया जाता हो, दुनिया में 50-60 मुस्लिम कंट्रीज हैं, है ना, बहुत सारी क्रिश्चियन कंट्रीज भी हैं, वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, बहुत सारा प्रोसिक्यूशन होता है उनका, वहाँ पे ये जो ना ऑर्गेनाइजेशंस कुछ भी नहीं बोलती। तो इनका थोड़ा हिपोक्रिटिकल रोल है, जो ऑलरेडी सबको इज्जत दे रहा है उनका तो क्रिटिसिज्म ये कर देंगे, कोई गलत काम होगा, वो सही भी है करना, पर जो इज्जत नहीं देता, जो सब रिलीजन्स को रिस्पेक्ट नहीं देता, ऐसी कंट्री से खिलाफ इनके कोई रिमार्क्स ही नहीं आते। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिया में इसीलिए स्लैम किया जाता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को, क्योंकि इनका हिपोक्रिटिकल रोल है थोड़ा सा। कह सीमलेस शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड रिसोर्सेज अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज इज essential to the functioning of a global community and should not be discouraged unless there is reason to believe the funds are being used to aid illegal activities। कह रहे जो सीमलेस शेयरिंग है, सीमलेस वर्ड को मैं समझाऊंगा, अभी रुक जाओ। सीमलेस का मतलब समझ ले स्मूथ। कह रहे स्मूथ शेयरिंग जो है आइडियाज़ की, विचारों की
और रिसोर्सेज की, संसाधनों की, और कहाँ पे, अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज, एक नेशनल बाउंड्री से दूसरी नेशनल बाउंड्री में, है ना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। तो इंटरनेशनल जो शेयरिंग होती है विचारों की और रिसोर्सेज की, जो सीमलेस हो, एकदम स्मूथ हो, कह रही इज, वो शेयरिंग है इसेंशियल, बड़ी ही जरूरी। अच्छा, किस चीज़ के लिए इसेंशियल है भाई? फंक्शनिंग के लिए, कामकाज के लिए, ग्लोबल कम्युनिटी के, दुनिया की वैश्विक समाज के लिए, है ना। और कह रहे यही शेयरिंग जो है ना, शुड नॉट बी डिस्करेज्ड, इसको आप डिस्करेज नहीं करेंगे, हतोत्साहित नहीं करेंगे, इसको आप जो है दबाएंगे नहीं, अनलेस, जब तक कि ये ना हो, और क्या ना हो, देयर इज रीजन टू बिलीव द फंड्स आर बीइंग यूज्ड टू एड इलीगल एक्टिविटीज। वहां पे रीजन है इस बात को मानने के कि पैसे को यूज किया जा रहा है एड करने के लिए, हेल्प करने के लिए गैर कानूनी एक्टिविटीज को, चीजों को। तो कह रहे ये जो शेयरिंग ऑफ आइडिया रिसोर्सेज है बड़ा ही जरूरी है ग्लोबल कम्युनिटी का काम करने के लिए, पर तब तक आप इसको डिस्करेज ना करें जब तक आपको ऐसा लगे नहीं कि इससे इलीगल काम हो रहे हैं, इस पैसे को गलत तरीके से यूज किया जा रहा है। समझ गए सेंटेंस को? शेयरिंग की दो वर्ब्स हैं, इज और शुड नॉट बी डिस्करेज्ड, है ना। देयर एक एडवर्ब होती है, तो सब्जेक्ट आपका इज नाम की हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा। एड का मतलब होता है हेल्प करना। अब इस सीमलेस नाम के वर्ड को देखें, देखिए सीम एक नाउन है, इसका मतलब होता है रिंकल्स। कपड़े में सलवटें होती है ना, उसको कहते हैं सीम। किसी सरफेस के ऊपर भी दरारें हो जो स्मूथ ना हो, तो वहां भी आप बोल सकते हैं सीम्स है। सीम से हमने एक एडजेक्टिव बनाया सीमी, इसका मतलब होता है अनप्लीजेंट, ऐसी चीज जिसमें रिंकल हो, ऐसी चीज जो स्मूथ ना हो, ऐसी चीज जो आपको अच्छी ना लगे, उसको हम बोलते हैं सीमी। द सीमी साइड्स ऑफ थिंग, है ना, अनप्लीजेंट साइड ऑफ थिंग, किसी भी चीज की गलत साइड जो होती है उसको बोलते हैं हम सीमी साइड। अब वहीं से हमने दूसरा एडजेक्टिव बनाया इसका अपोजिट, सीमलेस, जिसमें बिल्कुल भी रिंकल्स ना हो, बिल्कुल भी जो है दरारें ना हो, है ना, एकदम भी खुरदरापन ना हो, मतलब स्मूथ हो। तो सीम से ही सीमी और सीमलेस नाम के दो वर्ड बने हैं, है ना, सीमी और सीमलेस। अब सीमलेस का मतलब क्या है? जिसमें कोई रिंकल, कोई सलवट, कोई खुरदरापन ना हो, एकदम स्मूथ कोई चीज हो, उसको बोलते हैं सीमलेस। तो ऐसी ही शेयरिंग हमें करनी है जो सीमलेस हो, बिल्कुल स्मूथ हो। आई थिंक ये तीनों वर्ड्स आपको याद रहेंगे। इसकी स्पेलिंग ध्यान देना, SEEM वाला सीम नहीं है, ये SEAM वाला सीम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट। कह रहे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज ऑफन साइटेड द एंशिएंट इंडियन एथोस ऑफ वासुदेव कुटुंबकम एज द फ्रेमवर्क फॉर इट्स ग्लोबल एंगेजमेंट। कह रहे मोदी साहब ने अक्सर साइट किया है, अक्सर हवाला दिया है इंडिया के एंशंट पुराने एथोस का, उस पुराने नियम का जो था वसुदेव कुटुंबकम का, जो कहता है पूरी दुनिया ही मेरा परिवार है। और कैसे इसको साइट किया है? एक फ्रेमवर्क के तौर पे, एक ढांचे के तौर पे, इसकी ग्लोबल इंगेजमेंट के, इसके दुनिया भर में जो भी इंगेजमेंट का तरीका है उसका। तो अक्सर मोदी साहब यही बोलते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम ही इंडिया का मोटो है, हम इसी के ऊपर चलते हैं और पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। एथोस समझें आइडियोलॉजी, माइंडसेट, आप जिस चीज़ पे चलते हैं, जो कस्टम है आपके, जो परंपराएं हैं, वो आपके एथोस हैं। फ्रेमवर्क का मतलब होता है ढांचा, कोई स्ट्रक्चर हो, है ना, उसको हम बोलते हैं फ्रेमवर्क। वसुदेव कुटुंबकम अपने आप में एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, आप किसी कंट्री में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं पाएंगे जो कंट्री ऐसा बोलती हो कि पूरी दुनिया मेरा परिवार है ना। अपने को तो गर्व होना चाहिए, ऐसी चीज़ों पर प्राउड होना चाहिए अपने को। कह रहे द पैंडेमिक हैज़ ओनली अंडरस्कोर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस अप्रोच। ये महामारी महज अंडरस्कोर ही करती है, ये महामारी महज और जोर ही डालती है इंपॉर्टेंस पे, जरूरीपन पे, इस अप्रोच के, इस जो है ऊपर वाली जो बात की है हमने उसके। अभी हमें पता लगा कि वसुदेव कुटुंबकम बिल्कुल सही है, क्योंकि कोरोना भी पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है। तो जब जब कोई क्राइसिस आता है तो पूरी दुनिया पे एक साथ आता है, तो क्यों ना हम एक परिवार बन के रहें, पूरी दुनिया एक फैमिली की तरह रहे, ताकि किसी भी क्राइसिस को हम जो है अच्छे से डील कर पाए। तो बस वही कहना चाह रहा है, पैंडेमिक ने भी इस चीज़ पर जोर दिया है। कह रहा है एज अ ग्रोइंग इकॉनमी इंडिया अंडर मिस्टर मोदी हैज़ बीन प्रोएक्टिव इन सीकिंग ग्लोबल कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। करें एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पे इंडिया मोदी साहब के अंडर में रही है बहुत ही प्रोएक्टिव, रही है बहुत ही प्रोएक्टिव का मतलब होता है सामने से एक्टिव, है ना, आपको जरूरत पड़ने से पहले एक्टिव हो जाएंगे तो आप प्रोएक्टिव होते हैं। तो इंडिया के मोदी साहब के अंडर में हमारी इकॉनमी जो है, हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही प्रोएक्टिव रही है, सीख करने में, ढूंढने में ग्लोबल कैपिटल को और टेक्नोलॉजी को। दुनिया भर से हम कैपिटल और टेक्नोलॉजी को पीछा कर रहे हैं, उसको इंडिया में लाने की कोशिश कर रहे हैं। Clear the aversion appears to be towards select categories of global ideas and ideas, environmentalism, human rights and civil liberties। कह रहे जो एवर्जन है, जो अपोजिशन हमारे कंट्री में आया है अभी, है ना, वो दिखाया देता है, अपियर होता है टुवर्ड्स किन की तरफ? खास कैटेगरी ऑफ ग्लोबल आइडियाज़ और आइडियाज़ की तरफ, एक खास जमात की तरफ, दुनिया भर के वैश्विक आइडियाज़, विचारों और उनके आइडियाज़ की तरफ। खास हमने टाइप ऑफ एनजीओज को ही हमने टारगेट किया है। अब देखो कौन कौन से आइडिया हैं।
एनवायरमेंटलिज्म, ह्यूमन राइट्स और सिविल लिबर्टीज। तो इन तीनों फील्ड में काम करने वाले एनजीओज की तरफ ही हमने सारा अपोजिशन दिखाया है अपने नए रूल्स के जरिए। एवर्जन मतलब समझ गए ना, किसी को आप जो है दूर करते हो, अपने आप से अपोज करते हो, रिपोगनेंस करते दिखाते हो जब, तो वो आपका एवर्जन होता है, आपका किसी चीज से दूरी बनाने का काम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंस अभी है ना, ज़्यादा देखने वाला कुछ है नहीं। कह रहा ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग इन दीज फील्ड्स हैव ऑफन हैड देयर पैट्रियटिज्म बीइंग कॉल्ड इनटू क्वेश्चन। कह रहे जो संस्थाएं हैं जो वर्क कर रही हैं इन फील्डों में, जो वर्क कर रही हैं इन डोमेन्स में, अक्सर वो उनका होता है पैट्रियटिज्म, उनका जो नेशनलिज्म है, उनकी जो देशभक्ति है, कॉल्ड इनटू का मतलब है ललकारा जाना, है ना। उनकी देशभक्ति को पुकारा जाता है, ललकारा जाता है क्वेश्चन के अंदर, सवालों के घेरे के अंदर। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस इन तीनों फील्ड में काम करती हैं, अक्सर उनके पैट्रियटिज्म पे, देशभक्ति पे क्वेश्चन कॉल इनटू किए जाते हैं, सवाल उठाए जाते हैं। देखो हैज हैड, हैव हैड और हैड हैड आप मेरे साथ कई बार सीख चुके हो, आप सीख तो चुके ही हो। एक वीडियो भी अलग से जिन्होंने नहीं सीखा है, मैं यहाँ पे वो वीडियो डाल देता हूँ। अब जिन्होंने सीख लिया है, अब मुझे छोटे सवाल का जवाब दें, हैज हैड या हैव हैड कौन से टेंस की बात करता है, ठीक है ना। हैज हैड या हैव हैड कौन से टेंस की बात करता है, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, तो आपको पता लगेगा। टेंस भी आप अगर आइडेंटिफाई कर सकते हो तो। जिन्होंने नहीं देखा है, यहाँ मैंने ऊपर डाल दिया, उस वीडियो को जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए कह रहा है टू बी फेयर दिस अप्रोच प्रीडेट्स द करंट गवर्नमेंट and it was during the UPA that an official report was quantified the GDP losses allegedly caused by environmental NGOs insinuating a foreign conspiracy against India। कह रहा सच बात बोले तो टू बी फेयर, सच बात अगर की जाए ना, तो ये जो अप्रोच है ऊपर वाली, ये प्रीडेट करती है, ये पहले से ही आ चुकी है। और किसके पहले? करंट गवर्नमेंट के, बीजेपी की सरकार के। तो ये बीजेपी की अप्रोच नहीं है, पहले कांग्रेस भी ऐसे ही अप्रोच रखा करती थी, वो बता रहा कह रहा इट वाज ड्यूरिंग द यूपीए के दौरान ही ऐसा हुआ था, कांग्रेस की सरकार के दौरान, दैट ये कि एक ऑफिशियल रिपोर्ट आई थी, यहां तक कि उसने क्वांटिफाई कर दिया था, उसने एक आंकड़ों में सही सही बता दिया था जीडीपी के लॉस को, हमारी जीडीपी के नुकसान को, जो कि अलेजिडली कॉज्ड बाय है, जिसको अलेजिडली बनाया गया है एनवायरमेंटल एनजीओज के द्वारा, है ना, ऐसे एनजीओज के द्वारा जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं। और देखो इन्होंने कैसे क्वांटिफाई किया था, इंसिनुएट करते हुए, हिंट करते हुए फॉरेन कॉन्स्पिरेसी का, एक विदेशी ताकतों के षड्यंत्र का इंडिया के खिलाफ, अगेंस्ट इंडिया। तो कह रहा है पहली बार ये काम नहीं हो रहा है, बीजेपी के टाइम में कांग्रेस भी यही काम कर चुकी है। इन्होंने एक रिपोर्ट भी बनाई थी, उसमें उन्होंने ये भी बताया था कि बाहर से आने वाले जो एनजीओज हैं, उन्होंने हमारी जीडीपी को कितना नुकसान पहुंचाया है एनवायरमेंटल मुद्दों को उठा करके। और इशारा भी किया था इन्होंने कि कई विदेशी ताकतों का षड्यंत्र है, कॉन्स्पिरेसी है इंडिया के खिलाफ। समझ गए सेंटेंस को? वर्ड देखने वाले देखते हैं। प्रीडेट, डेट मतलब तारीख, प्री मतलब पहले। जब कोई चीज प्रीडेट करती है तो उससे पहले आती है। दिस अप्रोच प्रीडेट्स, तो ये अप्रोच पहले आती है। भाई किसके पहले आती है? करंट गवर्नमेंट के। समझ गए ना? तो प्रीडेट का मतलब यही होता है इस डेट से पहले भी ये काम हो चुका है। तो प्रीडेट एक वर्ब होती है। अच्छा, क्वांटिफाई करना, किसी चीज को क्वांटिटी में असेस करना, किसी चीज को आंकड़ों में तोलना। आपने बोला यार मुझे बड़ा नुकसान हो गया, मैं बोला हूँ कितना हो गया, आपने बोला बड़ा नुकसान हो गया, मैंने बोला भाई गिन के बता, फिर आपने बोला यार मुझे 10 रुपए का नुकसान हो गया, ठीक है ना। तो आपने क्वांटिफाई कर दिया अपने नुकसान को। तो क्वांटिफाई करने का मतलब क्या होता है? आंकड़ों में बातचीत करना, ना कि शब्दों में। चलो आगे बढ़ते हैं। इंसिनुएट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, साइमल्टेनियस एक्शन। हिंट करना, अल्यूड करना, सजेस्ट करना, डिफर करना, पॉइंट आउट करना, इंसिनुएट करना, इशारा करना, ठीक है ना। नया वर्ड आपके लिए। कह रहा सच पैरानोइया डज नॉट गो वेल विद इंडियाज लेजिटिमेट एम्बिशंस टू बी ए ग्लोबल प्लेयर। कह रहा है ऐसा पैरानोइया जो है, ऐसी जो दिमागी कुंठा है, मेंटल इलनेस है, पागलपना है, क्रेजीनेस है, ये बिल्कुल सही नहीं जाता है। डज नॉट गो वेल, बिल्कुल हिसाब से नहीं जाता है इंडिया के लेजिटिमेट एम्बिशंस के लिए, इंडिया के सही महत्वाकांक्षाओं के लिए, जो कि एक ग्लोबल प्लेयर बनने की है, एक वैश्विक ताकत बनने की है। तो कह रहा है अगर ऐसा बनना है तो इंडिया की छवि को ऐसा पैरानोइया, ऐसी मानसिक कुंठा जो है हमेशा खराब ही करती है। पैरानोइया वर्ड को नोट करें। लेजिटिमेट आप जानते हैं, जो लीगल हो, जो कानून के हिसाब से अप्रोप्रिएट हो। कह रहे द बीजेपी एंड कांग्रेस आर वेल अवेयर ऑफ द लिमिट्स ऑफ द नेशनल फॉरेन बाइनरी। अब देखो दोनों की बात बता रहे हैं। कह रहे ये दोनों जो है ना, बीजेपी एंड कांग्रेस, दोनों ही राजनीतिक पार्टियां
बड़े अच्छे से अवेयर हैं ये, बड़े अच्छे से ही ये जागरूक हैं लिमिट्स के बारे में, सीमाओं के बारे में, नेशनल और फॉरेन बाउंड्री के, नेशनल और फॉरेन म्यूचुअल कोऑपरेशन के। तो इनको दोनों को अच्छे से पता है कि नेशनल और फॉरेन, हमारा देश का और बाहर की ताकतों का जो बाइनरी है, जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, उसकी क्या लिमिट्स है। तो ऐसा नहीं है ये जानते नहीं है, इनको अच्छे से पता है इनसे अच्छे काम भी होते हैं और बुरे काम भी होते हैं, है ना। दोनों की बात कर रहा है। अब देखो बताएगा ये दोनों ने आगे क्या किया। इन्होंने 2017 में एक बड़ा सा कांड भी किया था। अब बता रहा है, करें 2017 both joined hands to legislate an escape route after receiving funds from foreign entities in violation of FCRA provisions। तो जिस प्रोविजन पे ये आज एक कानून बना रहे हैं ना, 2017 में ही इन दोनों ने जुगलबंदी कर ली थी, बाइनरी बना लिया था, जॉइन हैंड्स को कर लिया था कि ये लेजिस्लेट कर पाए, कानून बना पाए एक एस्केप राउट पे, एक बच निकलने के रास्ते पे। अच्छा, कब बच निकलना था? पैसा रिसीव करने के बाद विदेशी ताकतों से वायलेशन के अंदर, उल्लंघन के अंदर, FCRA नाम के इस रूल के प्रोविजंस के। तो 2017 में दोनों ने पैसा जो बाहर से लिया था FCRA के खिलाफ, उस पैसे को अपनी जेब में ठूंसने के लिए बिना बात किए ही ज्वाइन कर लिए हैंड्स, आंखें बंद करके एक जो है ना लॉ को इन्होंने अप्रूव कर दिया। तो ये चीजें आप कभी मीडिया में देखते नहीं हो ना, दोनों ने एकदम मिल करके इस लॉ को अप्रूव करवा के पैसे को जेब में ठूस लिया 2017 में। अब 2020 में यही चले एक नया लॉ बनाने कि इस पैसे को किसी NGO के पास हम नहीं आने देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। Thousands of NGOs serve extremely disadvantaged sections, at times filling in for the state, at others supplementing it। कह रहे thousands of NGOs, हजारों NGOs जो हैं वो सर्व करते हैं बहुत ही एक्सट्रीमली डिसएडवांटेज सेक्शंस को, बहुत ही निचले तबके को, ऐसे सेक्शंस को जिनके पास कोई भी एडवांटेज नहीं है। और कई बार एट टाइम्स, कई बार फिल इन करते हैं स्टेट के लिए उसकी जगह को आकर के लेते हैं, है ना, जहां पे हमारी सरकार नहीं पहुंच पा रही, ऐसे गांव जंगलों में जाकर के लोगों की सेवा करते हैं। और कभी कभी एट अदर्स, दूसरे वक्त पे सप्लीमेंट करते हैं इसको, सरकार को हेल्प करते हैं, सरकार जो काम अच्छे से नहीं कर पा रही उसको करने में उनकी सहायता करते हैं। तो ये काम थाउजेंड्स ऑफ NGOs करते हैं। और ये सच बात है, देश में बहुत सारे ऐसे NGOs हैं जिनके ऊपर देश के कई जो छोटे तबके हैं जो है ना डिपेंड करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। करे प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट अगेंस्ट देम ऑल फॉलोड बाय कंट्रोल अमाउंट्स टू थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। कह रहा है अगर उनके सामने एक प्रिजम्पशन ले आएंगे, प्रिजम्पशन क्या है? प्री मतलब पहले से, अजम्पशन मतलब सोच लेना, तो पहले से ही प्रेजुडिस आ जाएगा, पहले से ही प्रिजम्पशन आ जाएगा, पहले से ही भेदभाव भरी सोच आ जाएगी, प्रिजम्पशन आ जाएगा। और किस चीज़ का? गिल्ट का। और किनके खिलाफ? इन सबके खिलाफ। और किसके फॉलो बाय होते हुए? उसके बाद में क्या आते हुए? कंट्रोल आते हुए। तो पहले तो आप उनके लिए एक ऐसी मानसिकता बना लें कि ये गलत है, गिल्ट वाली, और फिर उसके बाद उनको कंट्रोल करें, उनको जो है नकेल कसें। कह रहे ये जो चीज़ है ना, ये अमाउंट टू है, ये इक्वल टू है, बराबर है बाथ वाटर के साथ बेबी को फेंक देने के। बच्चे को नहलाया धुलाया, पानी हो गया गंदा, अब पानी को बाहर फेंकना था, बाथ वाटर पकड़ा उठाया और आपने अपनी खिड़की से पानी को बाहर फेंक दिया। बच्चे को तो बाहर निकाल लो जिसको नहलाने धुलाने के लिए पानी लाए थे, समझ रहे हो ना। थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर का मतलब यही होता है अच्छे के साथ बुरे के साथ में अच्छा भी गलत कर देना। कुछ अच्छा होगा वो भी आपने उस पर पानी फेर देना, बच्चा जो आपका है जिसको नहलाया आपने, साफ सुथरा किया है, उसको भी पानी के साथ बाहर फेंक दिया। तो वही कह रहा है कि गलत काम के साथ सही चीजों को भी गलत कर दोगे अगर आप सब NGO के खिलाफ इसी तरीके से सोचते हो तो, ठीक है ना। बहुत अच्छी इडियम है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। कह रहे द वर्ल्ड इज पूरर when new barriers are raised। दुनिया और गरीब हो जाती है जब नए बैरियर्स, नई सीमाएं, नए बॉर्डर्स को रेज किया जाता है, जब नए बैरियर्स को खड़ा किया जाता है। जैसे जैसे आप सीमाएं बांधते हैं दुनिया उतनी ही गरीब होती जा रही है। आज का एडिटोरियल थोड़ा इंटरेस्टिंग था, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, है ना। आपके डिस्क्रिप्टिव के लिहाज से आपको बहुत सारी थॉट्स देता है ना, आपके सोचने की चीज़ों को, दायरे को भी चेंज करता है, बड़ा करता है। आप फटाफट से अपने क्वेश्चन को करेंगे क्विज के। सीधे सीधे सॉल्यूशन मत देखना, कोई मूवी नहीं चल रही है यहाँ पे। पहले आपने एडिटोरियल पढ़ लिया, फिर क्विज भी देख लिया और फिर मैंने बताया उसको आपने सॉल्व भी कर लिया। खुद से सॉल्व करोगे तो आपको मज़ा भी आएगा और कुछ आप मीनिंगफुल चीज़ें भी निकालोगे। अब पहला वाला करने वाले हैं, पहले खुद से सॉल्व कर लेना, फिर अपना मुझे अपना स्कोर भी बताओ चलो कमेंट सेक्शन में, फिर पढ़ना इसको आगे जो मैं बता रहा हूँ आपको। आ जाओ, हमें पता करना था इनमें से कौन सा ट्रू है, मतलब कौन सा सही है। पहला क्या बोल रहा है? न्यू FCR रेगुलेशंस पुट रेस्ट्रिक्शंस ऑन सिविल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूट्स पार्टनरिंग विद डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस। गलत।
बात बिल्कुल सही है, रेगुलेशंस रिस्ट्रिक्शन डालते हैं सिविल ऑर्गेनाइजेशंस पे और इंस्टीट्यूट्स पे, लेकिन वो वाले जो डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन से जो नहीं करते हैं, ये फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन से जो करते हैं ना पार्टनरशिप, उनके ऊपर ही डालते हैं। तो डोमेस्टिक वर्ड के कारण ये सेंटेंस अपने आप में गलत है। हम फॉरेन जो ना लिंक की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक लिंक की बात नहीं कर रहे हैं। अगला देखो, इन 2017 GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बार्ड अमेरिकन क्रिश्चियन चैरिटी इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट बाय एक्यूजिंग ऑफ सपोर्टिंग कन्वर्जेंस। 2017 में हमने बार किया था एक ऑर्गेनाइजेशन को, अमेरिकन क्रिश्चियन चैरिटी उसका नाम भी था, लेकिन इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट नहीं था वो था, आपको मैं नाम दिखा देता हूं उसका, क्या गया यार, हाँ, कंपैशन इंटरनेशनल। समझ लो ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अमेरिकन क्रिश्चियन चैरिटी थी जिसका नाम था कंपैशन इंटरनेशनल, तो हमने नाम डाल दिया यहाँ पे इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट, जिसने इंडिया की एक्चुअल में आलोचना की है, जिसको हम एक एनजीओ नहीं मान सकते। तो ये भी सही है, पर बात हो गई गलत इस नाम से, इस नाम की वजह से ये सेंटेंस आपका रॉन्ग सेंटेंस है। बहुत फोकस चाहिए, फोकस नहीं डालोगे तो आप कर ही नहीं सकते इन क्वेश्चंस को। तीसरा देखो, द बीजेपी एंड द कांग्रेस कोल्यूडेड टू लेजिस्लेट एन एक्ट टू गेट अवे विद द मनी रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन एंटिटीज। ये हमने अभी लास्ट में देखा। कोल्यूड करने का मतलब है जुगलबंदी करना, एक दूसरे के साथ में मिल करके एक नेक्सस बना के गलत काम करना, है ना। तो बीजेपी और कांग्रेस ने ऐसे साठ गांठ की थी कि एक लॉ को पास करें ताकि विदेशी पैसे के साथ हम गेट अवे विद हो जाएं, उस पैसे को अपनी जेब में ठूंस करके साइड में हो जाए। सेंटेंस सही है अपने आप में, कोल्यूड वर्ड को नोट करें, इसकी वजह से हो सकता है आप कंफ्यूज हुए हो, अब पता लग गया आपको सेंटेंस इज करेक्ट। चौथा देखो, इन अ फर्स्ट पहली दफा द प्रेजेंट इंडियन गवर्नमेंट appears to have targeted the environmental NGOs। पहली दफा ऐसा हुआ है कि हमारी हाल की सरकार ने टारगेट किया है एनवायरमेंटल NGOs को। भाई पहली दफा नहीं हुआ, यही इसने बताया था, पहली दफा नहीं हुआ। ये काम पहले यूपीए का जो रिजीम है वो भी कर चुका है, उन्होंने तो क्वांटिफाई भी कर दिया था लॉस को एनवायरमेंटल NGO से जो हुआ है ना। तो पहली दफा नहीं हुआ, बीजेपी पहली दफा नहीं कर रही, सेंटेंस गलत है। फर्स्ट में योर करेक्ट जो चॉइस है दैट इज द सी इज योर करेक्ट ऑल्टरनेटिव। अब आ जाओ सेकंड वाले पे, नए टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपको इस क्वेश्चन को मैंने 4 पार्ट्स में तोड़ दिया है ना। अब इन 4 पार्ट्स में से आपको बताना है कौन सा पार्ट इस जो है ना सेंटेंस को फॉलो नहीं करता ठीक तरीके से, है ना। सेंटेंस पढ़ लेते हैं पहले। न्यू रेगुलेशंस पुट ऑनरेस कंडीशन ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। नई रेगुलेशन बहुत ही बोझिल कंडीशंस को सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस पे पुट करती है और रिसर्च इंस्टीट्यूट पे पुट करती है जिनकी पार्टनरशिप है, जिसमें फाइनेंशियल नेचर भी शामिल है, और किसके साथ, फॉरेन एंटिटीज के साथ। अब देखते हैं इनमें से कौन सा गलत है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस माइट टेक द न्यू रेगुलेशंस एज अनफेवरेबल। जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ले सकती हैं, हो सकता है ले इनको नई रेगुलेशंस को अनफेवरेबल के तौर पे। बात भी सही है। ये ऑनरेस वर्ड यही तो बता रहा है, आपके ऊपर बोझ मैं डालूंगा तो वो अनफेवरेबल ही होगा आपके लिए। ऑनरेस इज अ नेगेटिव वर्ड, है ना, ये एक पॉजिटिव वर्ड नहीं है। अगर ऐसी रेगुलेशन लगाई गई हैं जो ऑनरेस हैं, जो बोझ करने वाली हैं, तो ये अनफेवरेबल ही होने वाली हैं। तो हमने माइट टेक द रेगुलेशन एज अनफेवरेबल लिखा है, दैट इज अ करेक्ट सेंटेंस, है ना। ये सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, ये बिल्कुल सही कह रहा है। अगला देखो, ओनली द फाइनेंशियल पार्टनरशिप्स आर टू बी टारगेटेड बाय द न्यू रेगुलेशंस। महज फाइनेंशियल पार्टनरशिप हैं, उनको ही टारगेट किया जाएगा नई रेगुलेशंस के द्वारा। बात सही भी है, इंक्लूडिंग ऑफ फाइनेंशियल नेचर। अब ध्यान देना, मैंने बोला कि जिसमें शामिल है फाइनेंशियल नेचर की पार्टनरशिप, शामिल है का मतलब क्या है, और भी बहुत सारी हैं। फाइनेंशियल नेचर के साथ में कल्चर नेचर भी हो सकता था, एजुकेशनल नेचर भी हो सकता था, एनवायरमेंटल नेचर भी हो सकता था। ये ओनली वर्ड के कारण ये सेंटेंस गलत हो गया। समझे मेरी बात को, ओनली लगने के कारण ये सेंटेंस गलत है। महज फाइनेंशियल की नहीं हो रही बात हो रही है इंक्लूडिंग फाइनेंशियल की। बस यहीं पे आपको ध्यान देना होता है ना। इस ओनली की वजह से ये सेंटेंस फॉलो नहीं करता है हमारे ओरिजिनल सेंटेंस को। तीसरा देखो, हाफ द न्यू रेगुलेशंस डील विद द सिविल सोसाइटी एंड अदर हाफ विद एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। जो आधी रेगुलेशन आई है नई, वो सिविल सोसाइटी से डील करती हैं और आधी करती हैं रिसर्च और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से। ये देखते ही आपको गलत लगेगा, पर मैं फिर भी बता देता हूँ, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है, उनको सही भी लग सकता है। अब इसमें क्या लिखा हुआ, नई रेगुलेशन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स पे जो रेगुलेशंस को पुट करेंगी। अब आप बोलोगे ठीक है सर, आधी इस पे कर देंगी, आधी उस पे कर देंगी। मान लो 13 आई हैं, 12 आई हैं, तो 6 इस पे होंगी, 6 उस पे होंगी। अरे भाई कहाँ लिखा है आधी उस पे आधी उस पे, है ना। ये आप अपने दिमाग से सोच सकते हो सकता है ख्याली बुलावा बना लो, पर ये गलत बात है। इसने कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है आधी नई रेगुलेशन सिविल सोसाइटी पे और बाकी की बची हुई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे। हो सकता है सबकी सब रेगुलेशंस
एक साथ दोनों को लेकर के चलें। तो ये हाफ ऑफ वाला जो दिमागी आपने ख्याली पुलाव बनाया है, ये अदर हाफ, ये गलत होगा। एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जाता है और आप इसको सही मान बैठते हैं, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो जो नॉट कंसिस्टेंट है वो है आपका बी और सी। तो बी एंड सी बोथ आर योर आंसर्स। चलिए जरूर से एक लाइक और एक शेयर देना वीडियो को। चलिए मुलाकात लूंगा फिर से, साइनिंग आउट।